देहरादून से बड़ी खबर है, जहां नवनिर्वाचित सांसदों की भारतीय जनता पार्टी ने बैठक बुलाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड से भी पांचों सांसद दिल्ली जाएंगे। सभी राज्यसभा सदस्य भी दिल्ली पहुंचेंगे। कल दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होनी है। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनकी बैठक कल बुलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी सांसदों की ये बैठक बुलाई है। उत्तराखंड से भी पांचों जो सांसद हैं वो दिल्ली जाएंगे। सभी राज्यसभा सदस्य भी दिल्ली पहुंचेंगे। कल दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही के सदस्य जो हैं वो इसमें शामिल होंगे। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आज सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में पांचों सीटें बीजेपी के झोली में गई हैं। अब अगर बात की जाए बैठकों के दौर की, तो बीजेपी ने जो बैठक बुलाई है, क्या कुछ खास इसमें बैठक में रहने वाला है? क्या एजेंडा है इस बैठक का? जी दिव्या, लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो उसका परिणाम आ चुका है और जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें मिली हैं और एनडीए जो कि गठबंधन है उसको 293 सीटें जो है वो मिली है। तो यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल जो है एनडीए गठबंधन जो है सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बीते कल की बात की जाए तो एनडीए गठबंधन की बैठक भी हुई और बैठक में जो है जो उसके साथी दल हैं जेडीयू और टीडीपी, उन्होंने भी जो है अपना समर्थन उन्हें दिया है और कहा है कि जो है वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही जो है सरकार बनाना चाहेंगे और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे। तो इस तरीके से जो है अब यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनाना वो तय माना जा रहा है। और कल इंडिया गठबंधन की भी बैठक हुई है और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि अभी वो सरकार बनाने पर कोई जोर नहीं दे रहे हैं, लेकिन आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी और आगे इस पर विचार किया जाएगा। तो यानी कि अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एनडीए गठबंधन की जो है सरकार वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही बात की जाए तो यानी कि कल यानी कि 7 जून को जो है संसदीय दल की भी जो है बैठक बुलाई गई है, जिसमें कि तमाम सांसदों को जो है दिल्ली बुलाया गया है और उनकी बैठक वहां पर होगी और इस बैठक में संसदीय दल का नेता भी चुना जाएगा और उसी के साथ साथ जो है आगे की रणनीति पर भी इस पर विचार विमर्श होगा। यानी कि किस तरीके से आगे कार्य करना है, शपथ ग्रहण समारोह से लेकर आगे पीएम का चेहरे को लेकर भी इसमें सभी सांसदों से सहमति मांगी जा सकती है कि आखिर सभी जो सांसद है वो किसके चेहरे पर मुहर लगा रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें जो है इस बैठक में हो सकती है और आगे की पूरी रूपरेखा जो है इस बैठक में तय की जाएगी। लेकिन अभी बात की जाए तो यानी कि इस वक्त देखा जाए तो एनडीए गठबंधन जो है वो सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से उनके पास फिलहाल पूर्ण बहुमत भी है और जिस तरीके से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या चंद्रबाबू नायडू वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। तो इन तमाम अटकलों और कयासों पर जो है फिलहाल विराम लगा है और ऐसे में उन्होंने अपना पूरा समर्थन एनडीए को दिया है और कहा है कि एनडीए जल्द ही अपनी सरकार बनाएगी और जल्द ही जो है एनडीए को अपनी सरकार वो बनानी चाहिए। और पीएम मोदी के नेतृत्व में ही उन्होंने कहा है कि वो सरकार जो है बनाई जानी चाहिए। लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी कोई भी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा और ऐसे में यानी कि संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें संसदीय दल का नेता चुना जाएगा, उसमें आगे की पूरी रूपरेखा जो है वो तय की जाएगी किस तरीके से रहना है। 8 जून को हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह भी हो, तो यानी कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शपथ भी ले सकते हैं। तो यानी कि अब देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी अरुण, यहाँ पर पांचों सीटें जो हैं उत्तराखंड की बीजेपी के पास हैं। ऐसे में बीजेपी के जो सांसद यहाँ से हैं वो भी दिल्ली जाने वाले हैं। यहाँ पर से क्या रणनीति होगी, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में उठाए थे, जो इस क्षेत्र के मुद्दे थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि जो सांसद बनेंगे वो उसे जो है अब केंद्र में उठाएंगे। तो अब क्या रणनीति यहाँ के सांसदों की रहने वाली है? जी देखिए, जिस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी तीसरी बार जो है हैट्रिक लगाई है और जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी कहा था कि ये पांचों सीटें जीतकर जो है नरेंद्र मोदी को देंगे और यहाँ पर हैट्रिक लगाने का काम करेंगे। हालांकि जो है पाँचों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और ऐसे में पाँचों ही लोकसभा सांसद अब संसदीय दल की बैठक में भी शामिल होंगे और यहाँ पर जो तमाम वादे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने किए
है, जो तमाम मुद्दे हैं उनको लेकर भी अभी जब शपथ ग्रहण समारोह होगा उसके बाद चर्चाएं होंगी, क्या कुछ उसमें आगे रहना है, किस तरीके से ये सांसद कार्य करते हैं, जो ये मुद्दे जनता के बीच में लेकर गए हैं उन मुद्दों को कितना उठाते हैं, संसद में कितना उठाते हैं, तो ये आने वाले समय पर निर्भर करता है। और ऐसे में लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो हो सकता है कि मंत्रिमंडल को लेकर भी जो है चर्चाएं हों कि उत्तराखंड के जो 5 सांसद हैं उनमें से किसे मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और ऐसे में उत्तराखंड के जो 5 सांसद है उनमें से कितने चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, ये भी जो है देखने वाली बात होगी। और ऐसे में इस पर भी जो है पूरा विचार विमर्श हो सकता है। जिस तरीके से जो तमाम एनडीए गठबंधन के जो दल हैं, यानी कि बिहार से अगर जेडीयू की बात की जाए या आंध्र प्रदेश से टीडीपी की बात की जाए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी या जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, तो उसमें भी मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और ये इस बैठक में कई मायनों में ये अहम बैठक जो है वो कल की मानी जा रही है, जो संसदीय दल की बैठक भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन ने जो है वो बुलाई है। जी, अब यहाँ पर जो रणनीति की बात हो रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन हो, एनडीए हो, ये तमाम ऐसे दल हैं जो बैठकें कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होने वाली है। अभी फिलहाल बात की जाए पिछले कार्यकाल की, तो अजय भट्ट को एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था जो डिफेंस से संबंधित था, तो क्या वो रिटेन कर सकते हैं या फिर अब नए चेहरों को मौका मिल सकता है उत्तराखंड से? जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो अजय भट्ट को महत्वपूर्ण पद जो है दिया गया था, तो ऐसे में लेकिन अभी जिस तरीके से बात की जाए इस बार की, तो भारतीय जनता पार्टी ने अजय भट्ट को जो है फिर से एक बार जो है प्रत्याशी बनाया था और ऐसे में उन्होंने जीत भी हासिल करने का काम किया। और उत्तराखंड की 5 ही लोकसभा सीटों में नैनीताल लोकसभा सीट ऐसी है जिसपे सबसे बड़े अंतराल में अजय भट्ट ने जीत हासिल की है, तो हो सकता है कि जो है उन्हें जो है उस पद पर दोबारा रिटेक किया जाए। लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 2 नए चेहरे भी मैदान में उतारे थे, यानी कि हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि वो भी उन्होंने भी जीतने का काम किया, और पौड़ी लोकसभा सीट जो कि काफ़ी चर्चाओं में रही, वहाँ से अनिल बलूनी को उन्होंने मैदान में उतारा। तो यानी कि ऐसे में इन 2 चेहरों पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी चिंतन मंथन कर सकती है कि जो है मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, यानी कि अनिल बलूनी को लेकर जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि इन्हें केंद्र में जगह दी जाएगी, इन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये तमाम ऐसे कयास भी लग रहे हैं और लगातार ये अटकलें भी हैं कि अनिल बलूनी को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो यानी कि ये अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तब देखने वाली बात होगी कि आखिर उत्तराखंड से किस सांसद को जो है मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है या किसे केंद्र में जो है वो बड़ा पद दिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अरुण, और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। लोहाघाट में बुधवार शाम आई आंधी ने भारी तबाही मचाई। लोहाघाट की मीट मंडी में आंधी से एक विशालकाय देवदार का पेड़ मीट मंडी की दुकानों और वाल्मीकि संघ के सरपंच हरचरण सिंह के मकान में जा गिरा। पेड़ गिरने से मंडी की दुकानों और उनके मकान को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं अब लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से खतरे का सबक बने पेड़ों के निस्तारण की मांग की है। धन्यवाद है, बालाजी ने बचा दिए। जंगलात को भी यहाँ पहले कई बार एप्लीकेशन दी गई है इसको कटवाने के लिए कि ये मकान के ऊपर खतरा है करके, लेकिन जंगलात के तरफ से कोई संज्ञान में नहीं लिया गया है। आज दुर्घटना होने से बच गई तो मकान पे थोड़ा सा नुकसान हुआ। आज ये आंधी तूफान में पेड़ गिर गया है। तो प्रशासन चाहते हैं कि जब प्रशासन को किसी चीज़ के लिए अवगत कराया जाए तो उसकी कार्रवाई करी जाए। प्रशासन को होना चाहिए कि उसको कार्रवाई करी जाए कि क्या कि किसी की जान माल का खतरा ना होने पाए। जो अभी भयानक तूफान जिसको कहते हैं वो तूफान आया था, जिससे कि मेरी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है, मकान भी क्षतिग्रस्त हुआ है और ये दुकान भी क्षतिग्रस्त हो गई है। मीट मार्केट में सर जान माल का बहुत खतरा है। हम चाहते हैं कि सरकार से इन पेड़ों को कुछ हटाया जाए, इनकी लॉपिंग करी जाए या जो यहाँ पे नुकसानदायक पेड़ है उनको कटवाया जाए। वहीं पिथौरागढ़ में शाम को हुई बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल नालियां कूड़े से जाम होने की वजह से बारिश का पानी सड़क में बह रहा है, साथ ही लोगों के घरों और दुकानों में भी पानी घुस रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि नगर पालिका की ओर से बरसात के मौसम के लिए अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।
बढ़ते हैं आगे। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकांडा ब्लॉक में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां मैक्स गाड़ी के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू कर पतलोट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें हल्द्वानी STH रेफर कर दिया गया है। उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट अपनी झोली में नहीं डाल पाई। हार मिलने का एक कारण उत्तराखंड में तीसरी बार कांग्रेस को 5 लोकसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इस बार भी बीजेपी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया, लेकिन कांग्रेस की हार की कई वजह निकलकर सामने आई हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर HNN 24 के संवाददाता अरुण सैनी ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से खास बातचीत की। इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है और कांग्रेस पार्टी ने देश में 2019 या 2014 के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इस बार किया है। लेकिन अगर बात उत्तराखंड की हो तो उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी इस बार भी जो है 5 सीटों पर उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी को लेकर तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी। सर, HNN में आपका स्वागत। धन्यवाद भाई। सर, 5 ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। क्या कुछ कारण अभी तक निकल कर आ रहे हैं? आपने लगातार आप बात भी कर रहे हैं, अपने जिला अधिकारियों से, जिला अध्यक्षों से बात करें, क्या कुछ सामना निकल कर आ रहा है? देखिए, बहुत से कारण हैं जिनको अभी मैं माइक इस पर चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हम समीक्षा कर रहे हैं और जिम्मेदारियाँ भी हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैंने पहले दिन से कहा था कि सीनियर्स को चुनाव लड़ना चाहिए, जो हम करने में कामयाब नहीं रहे और मैं हाईकमान को उसके लिए सहमत नहीं करा सका। इसमें मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है। दूसरे कई कारण हैं। मैं पढ़े लिखे वोटर्स को और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। पिछले बार के बनस्पत हमने 1.5 लाख, 1 लाख 50,000, 60,000 ऐसे वोटों को कवर भी किया है। लेकिन खाली वोट परसेंटेज बढ़ाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजनीति में जीत बहुत ज़रूरी होती है और मैं मानता हूं कि हम हारे। हालांकि सबसे ज़्यादा मुद्दे उत्तराखंड के पास थे। अग्निवीर का मुद्दा हमारे लिए सेंसिटिव था, वहीं जोशीमठ में सोने की चोरी होना और बीजेपी के द्वारा जांच ना बैठाए जाना भी मुद्दा था। शंकराचार्य जी का अपमान भी मुद्दा था। जोशीमठ की बर्बादी भी मुद्दा था। SSC भर्ती घोटाला मुद्दा था। पटवारी पेपर लीक मुद्दा था और उसके अलावा किसानों के साथ जो हुआ बाढ़ में, हरिद्वार इत्यादि क्षेत्र में, वो हमारा मुद्दा था। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं ये अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत हम सबको है और संगठन में जो महत्वपूर्ण पदों में बैठे थे, ये उनको भी अपनी जिम्मेदारियां को लेकर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। आने वाले समय में हमारे सामने 2 बाई इलेक्शंस हैं, उसके लिए हमको कमर कसनी है और अभी पूरा फोकस हम लोगों का उधर ही है। सर, बात कीजिए, जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दों की बात की, अंकिता भंडारी हत्याकांड कांग्रेस ने इतना उठाया, महिला प्रदेश अध्यक्ष ने अपना सर भी मुंडवाया, तमाम आप सड़कों पर उतरे, लेकिन ये मुद्दे फिर भी कामयाब नहीं रहे। अब देखिए, बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है। जनता ही केवल इसके लिए दोषी नहीं है। वो लोग जिनको कांग्रेस ने अपने सिराखों में बैठाया, जिनको चुनाव 22 का लड़ाया, जिनको महत्वपूर्ण पदों में बैठाया, उन सभी ने ऐन मौके पर कांग्रेस को धोखा दिया और जो धोखा दे के गए हैं उनकी वजह से भी एक परिवर्तन आया, उससे एक माहौल ख़राब हुआ और बीजेपी कामयाब रही। तो जिन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया, अंकिता के केस को मिसहैंडल करने वाली सरकार और पार्टी का साथ दिया, निश्चित ही आने वाला भविष्य, आने वाला इतिहास उनको माफ़ नहीं करेगा। सर, ये पहली बार हुआ है जब तीसरी बार कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में आ रही है, तो अब आगे की राजनीति कांग्रेस की किस तरीके से आप देखते हैं? आगे कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? किसी भी राजनीतिक पार्टी का काम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करना है। हम लगातार वही कर रहे हैं और आगे भी वही करेंगे, क्योंकि बिना संगठन के कुछ नहीं हो सकता। संगठन को और कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाएगा, उनके साथ उनकी राय से काम किया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें अभी पार्टी में सुधारने की आवश्यकता है। इस बार भी जो कार्यकर्ताओं ने चाहा वो नहीं हुआ। अगर कार्यकर्ताओं की इच्छा अनुसार निर्णय लिए गए होते तो परिणाम कुछ और होते। सर, प्रदेश में अंतिम सवाल, प्रदेश में भी उपचुनाव भी है, 2 विधानसभाओं पर निकाय चुनाव भी है, तो उसमें किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे और क्या कुछ मुद्दे उसमें लेकर जाएंगे? यही मुद्दे रहेंगे या कुछ नए मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी? देखिए, जो हमारे लोकल मुद्दे हैं वो तो इशू रहेंगे। चमोली में जहाँ धोखा एक मुख्य मुद्दा होगा और वहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जोशीमठ वहीं है, करंट से मरे हुए 17 लोगों का क्षेत्र वही है,
बहुत सारे अनेकों अन्य मुद्दे भी हैं जिनको लेकर हम चर्चा करेंगे। चारधाम यात्रा की मिसहैंडलिंग भी एक मुद्दा रहेगी। इन सब मुद्दों को लेकर हम वहाँ जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस बार मैं और कोशिश करूँगा कि जो आम कार्यकर्ता है उसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देके वहाँ भेजा जाए, उनको लगाया जाए। और मुझे पता है कि आम कार्यकर्ता जो परिणाम दे सकता है उसको नेतृत्व को केवल पीछे से लीड करना होता है। नेता वो काम नहीं कर सकते जो एक आम कार्यकर्ता करता है। तो ये हमारे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आने वाले समय में जो निकाय चुनाव होंगे या उपचुनाव होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आएगी और बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में जो है चुनाव लड़ेगी। अपने सहयोगी निमेश सजवान के साथ मैं सैनी, HNN 24/7 देहरादून। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी भारी मतों से जीत दर्ज की है। बीजेपी की इस जीत पर एनडीए की सरकार बनने और पहाड़ों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत के विजन को लेकर HNN 24/7 ने हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के साथ ही देश भर में जो है चुनाव परिणाम आ गए हैं और ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो भाजपा ने यहाँ पर लगातार तीसरी बार हैट्रिक की है। 5 ही सीटें जो है भाजपा के खेमे में आए हैं। वहीं हरिद्वार में जो मामला दिलचस्प बताया जा रहा था, हरिद्वार में कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस के बीच की जो टक्कर थी वो आगे जा रही थी, लेकिन हरिद्वार के जो भाजपा प्रत्याशी रहे और राज्य के सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से आज हम बात करेंगे। सर, 5 की 5 सीटें जो हैं भाजपा के खेमे में गई हैं, आप स्वयं हरिद्वार से प्रत्याशी थे, किस प्रकार का जन समर्थन मिला, क्या कहना? जन समर्थन तो व्यापक मिला है, इसी के कारण इतनी बेहतर लीड वहाँ पर मिली है। हरिद्वार लोकसभा का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, वो कुछ डिफरेंट है बाकी 4 सीटों से, और वहाँ पर इतनी बढ़िया जीत मिलने का मतलब ये है कि वहाँ की पब्लिक ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार लोकसभा का सेवा करने का मौका दिया है। सर, हरिद्वार का जो विकास होगा, किस प्रकार से आपका जो विज़न हरिद्वार को लेकर है, क्योंकि पर्यटन नगरी हरिद्वार कही जाती है और आर्थिक की जो राजधानी है वो उसके रूप में हरिद्वार विकसित हो सकता है, उसको लेकर क्या विज़न है? देखिए, हरिद्वार लोकसभा में 2 हमारे विशेष पर्यटन स्थल हैं जो धार्मिक दृष्टि पर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, ऋषिकेश और हरिद्वार। कुछ क्षेत्र हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, तो तीनों तरह का जो वहाँ का डेमोग्राफी है वो उसके हिसाब से वहाँ की प्लानिंग हम लोग करेंगे। किसानों की दृष्टि करेंगे, शिक्षा की दृष्टि करेंगे। हरिद्वार और ऋषिकेश पर्यटन की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर कंजक्शन की समस्या रहती है, तो वहाँ पर वो विचार करना पड़ेगा। स्वास्थ्य सेवाएं हम कैसे और बेहतर कर सकते हैं, और जो लाखों पर्यटक जो आता है, कांवड़ में आता है, बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं। तमाम जो व्रत त्यौहार होते हैं, लोग हरिद्वार में हर की पेड़ी पर स्नान करने के लिए आते हैं, तो उनकी जो यात्रा है वो सुरक्षित हो सके, सरल हो, आसानी से लोग आ जा सकें, उस पर हम फोकस करेंगे। सर, क्योंकि आप सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और ऐसे में आपके तमाम समर्थकों को अब ये खुशी है कि आप कहीं ना कहीं केंद्र में जो मंत्री पद होगा वो आपको मिलेगा और मोदी कैबिनेट में आप उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे, उसको लेकर क्या कहना? देखो, ये तो प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वो तमाम अपने साथियों से मिल करके, संगठन से बातचीत करके उस पर निर्णय लेते हैं। सर, क्योंकि आपका जो पहाड़ों के प्रति आपका उत्तराखंड के, अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं, विशेषकर गैरसैंण के लिए आपका एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण रहा। आप हमेशा से चाहते, आपका ये विजन रहा कि गैरसैंण से जो है राज्य संचालित हो और वहाँ का विकास हो। हरिद्वार से सांसद बनने या केंद्र में मंत्री बनने के बाद आपका क्या विजन रहेगा? देखिए, गैरसैंण जो है वो एक पर्वतीय जो भावनाएं थी जिसके कारण राज्य स्थापित हुआ। यही तो था कि दूर दराज तक लखनऊ से विकास नहीं पहुंचता है, यहाँ के लोगों की आवाज़ लखनऊ तक नहीं पहुंचती है तो कोई सुनता नहीं है। इसीलिए तो उत्तराखंड राज्य की ज़रूरत महसूस की गई। तो पर्वतीय क्षेत्र के लिए जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पर विकास पहुँचे, उसके लिए जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी चिंता का विषय होना चाहिए। असंतुलित विकास से कोई भी राज्य विकसित राज्य नहीं कहा जा सकता है, और इसलिए
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सड़कें बनाई हैं दूरस्थ क्षेत्रों तक, आज आप नेलांग जाइए, आप